पटेल प्रहलाद भी। बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के पुंछ दौरे की, नीति आयोग की बैठक से नदारद रहे मुख्यमंत्रियों की, देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त रुख, पहलगांव घटना पर बीजेपी सांसद का आया विवादित बयान, जानेंगे क्यों फिर शिवसेना के निशाने पर आई ईडी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेमंत बिस्वा शर्मा पर गौरव गोगोई का तंज, कहा पाक से जुड़े आरोपों के समर्थन से सबूत न दिखा पाना उनकी कमजोरी। इंदौर में कांग्रेस ने लगाए मंत्री विजय शाह की गुमशुदगी के पोस्टर, ढूंढ कर लाने वाले को 11,000 इनाम, एसआईटी ने केस से जुड़े दस्तावेज वीडियो जब्त किए। मोहम्मद यूनुस ने अपने फैसले से लिया यू टर्न, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस, नहीं देंगे इस्तीफा, सेना से मतभेद पर जताई थी इस्तीफे की इच्छा। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 50 केस, दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी मिला एक केस। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़ितों के घर जाकर उनका हाल जाना, उनका दुख दर्द सुना और उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। तो क्या कुछ खास रहा राहुल के इस दौरे में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने कदम से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा सवाल पीएम मोदी पर उठ रहे हैं कि आखिर वो कब पीड़ितों से मिलने जाएंगे। दरअसल ये सवाल तब उठने लगे जब राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद 2 बार जम्मू कश्मीर दौरे पर जा चुके हैं। कांग्रेस सांसद पुंछ जिले के दौरे पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वहां पहुंचकर राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस गोलीबारी को एक त्रासदी करार देते हुए प्रभावित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की और उनके दुख को साझा किया। कांग्रेस नेता ने पुंछ के एक स्थानीय स्कूल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने उन बच्चों से बातचीत की जो गोलीबारी के कारण प्रभावित हुए थे या जिन्होंने अपने दोस्तों को खोया है। यही नहीं, इस दौरान वो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भी पहुंचे, जो पाकिस्तानी गोलीबारी की चपेट में आ गया था। अपने दौरे की तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। राहुल ने 2 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे, हम हमेशा एकजुट रहकर डट कर जवाब देंगे। अब राहुल गांधी के इस बयान को मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना बताया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पर नफरत की राजनीति और बांटने की राजनीति करने के आरोप लगते रहते हैं। वहीं राहुल गांधी के इस दौरे ने मोदी सरकार और पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए हैं। राहुल ने पुंछ पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना, जबकि पीएम मोदी रैलियां करने में व्यस्त हैं। वहीं पुंछ के लोगों ने इस बात की भी नाराजगी है कि पीएम मोदी ने अपने किसी भी भाषण में उन 17 लोगों का जिक्र नहीं किया जिनकी जान पाकिस्तानी हमले में चली गई। यानी राहुल गांधी के इस कदम से आम जनता का विश्वास उन पर और बढ़ गया है और मोदी सरकार घिर गई है। जहां राहुल गांधी लगातार पहलगांव घटना के पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, तो पीएम मोदी का ध्यान विकसित भारत 2047 पर टिका हुआ है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की चिंता किसी और बात को लेकर बढ़ी हुई है। भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की इस बैठक से नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्रियों ने दूरी बना ली। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्यों कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक से बनाई दूरी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से विपक्ष सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की मांग पूरी नहीं कर रही है। और इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पलटवार भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बीजेपी के सहयोगियों की, जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें सबसे पहला नाम तो नीतीश कुमार का है, क्योंकि बैठक से एक दिन पहले तक नीतीश के शामिल होने की चर्चा थी। यहां तक कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली भी आए, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि आखिर नीतीश ने इस बैठक से दूरी क्यों बना ली। क्या बीजेपी और नीतीश के बीच बात नहीं बनी? क्या बीजेपी ने नीतीश की शर्तें नहीं मानी? इन तमाम सवालों ने तब ज्यादा जोर पकड़ लिया जब ये खबर आई कि नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जो 25 मई को होने वाली है, जिसके बाद से दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश बीजेपी से आर पार के मूड में है। नीतीश ने दिल्ली आकर नीति आयोग की बैठक में शामिल न होकर बीजेपी को संकेत दे दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कभी भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या एनडीए की बैठक में भी नीतीश शामिल होंगे या आखिरी समय में उससे भी दूरी बना लेंगे। वहीं नीतीश के अलावा बीजेपी के एक और सहयोगी ने इस बैठक से दूरी बना ली।
बता दें कि बैठक में पुडुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी भी नहीं शामिल हुए। वहां भी एनडीए की सरकार है और इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन और रेवंत रेड्डी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में शामिल हुए। लेकिन नीतीश के बैठक में शामिल न होने से चर्चा गर्मा गई है। नीति आयोग की बैठक में नीतीश का शामिल न होना बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मुश्किलें पाकिस्तान की भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। यूएन में भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुननी पड़ी, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। खासकर सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसे लेकर पाकिस्तानी नेता उल जुलूल बयानबाजी करने पर उतर आए हैं। अब पाकिस्तानी सांसद ने इस संधि पर भारत के फैसले को वाटर बम बता दिया। सैयद अली जफर ने संसद में माना कि अगर हम पानी का मुद्दा सुलझा नहीं पाए तो भूखे मर जाएंगे। सिंधु बेसिन ही हमारी लाइफलाइन है। 90% खेती इस पानी पर निर्भर है। हमारे ऊपर वाटर बम बना पड़ा है जिसे डिफ्यूज करना है। वहीं सांसद सैयद शिबली फराज का कहना है कि पानी के मुद्दे को जितना भी सीरियस ले सकते हैं लेना चाहिए। यानी एक तरह से पाकिस्तान भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत का 5वां डेलीगेशन भी विदेश रवाना हो गया है। बीते दिन भारतीय डेलीगेशन ने रूस, जापान और यूएई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर उनके सामने आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान की क्लास लग गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सशस्त्र संघर्ष में आम नागरिकों को होने वाले नुकसान पर चर्चा के बीच पाकिस्तान ने कश्मीर और भारत और पाक के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष का मुद्दा उठाया, तो भारत ने भी उसकी बोलती बंद कर दी। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों और नागरिकों के बीच कोई फर्क नहीं करता। उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि गुजरात के बनासकांठा में भारतीय सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने घेर कर दिया है। वहीं कच्छ से एटीएस ने एक पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया है। पहलगांव घटना के बाद से ही भारत पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। भारत के एक्शन से पाकिस्तान को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उनकी बयानबाजी नहीं थम रही। तो बयान बीजेपी नेताओं के भी नहीं थम रहे। बीजेपी नेता विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि अब एक और बीजेपी सांसद ने इसे लेकर विवादित बयान दिया है। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर बवाल मच गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमले में अपने पति खोने वाली महिलाओं में अगर वीरांगना जैसा जोश और भावना होती तो शायद 26 लोग गोली का शिकार नहीं होते। जांगड़ा ने भिवानी में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के कार्यक्रम में कहा कि अगर टूरिस्ट ने डर कर हाथ जोड़ने की बजाय आतंकियों का मुकाबला किया होता तो नुकसान कम होता। उन्होंने पीएम मोदी की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए दावा किया कि अगर टूरिस्ट को ऐसी ट्रेनिंग मिली होती तो 3 आतंकी 26 लोगों को नहीं मार पाते। जांगड़ा ने कहा कि अगर यात्रियों के पास लाठी डंडा भी होता और वो आतंकियों पर टूट पड़ते तो शायद सिर्फ 5-6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन आतंकी भी ढेर हो जाते। सोशल मीडिया पर अब उनके इस बयान की खूब आलोचना हो रही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस घटना को लेकर बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर संबोधित किया था। इस बयान की वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी माफी को नाकाफी बताते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी अपने बयान से विवाद खड़ा किया था। उन्होंने जबलपुर में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश, पूरी सेना, सभी कर्मचारी पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है, जिसे विपक्ष ने सेना का अपमान बताया। बीजेपी नेताओं के ये बयान पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष उस पर लगातार हमलावर बना हुआ है। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो सवाल ईडी पर भी उठ रहे हैं। एक बार फिर ईडी विपक्ष के निशाने पर है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी कि ईडी सीमा लांघ रहा है, इसे लेकर शिवसेना यूबीटी ने तीखा हमला बोला है। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में जांच एजेंसी ईडी की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा गया है। इसका शीर्षक है सीमाएं लांघता ईडी।
लेख में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र है जिसमें कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपनी हद से बाहर जा रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। में आगे लिखा है कि पिछले 10 सालों में ईडी ने देश में डर का माहौल बना दिया है। इसे बीजेपी की शाखा बताते हुए कहा गया कि ईडी ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। तमिलनाडु में शराब लाइसेंस के मामले में ईडी ने छापेमारी की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। चीफ जस्टिस BR गवई ने ईडी को चेतावनी दी कि वो राज्यों के अधिकारों पर हमला कर रहा है और किसी निगम के खिलाफ बेवजह कार्रवाई नहीं कर सकता। संपादकीय में यह भी कहा गया कि ईडी ने महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों में विपक्षी नेताओं को जेल में डाला या डराया। अनिल देशमुख, संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का नाम लिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े मामलों जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड या राफेल घोटाले में ईडी चुप्पी साध लेता है। लेख में सवाल उठाया गया कि क्या ईडी का काम सिर्फ विपक्ष को परेशान करना है। सामना में लिखा है कि ईडी के आकाओं को अपनी सीमाएं नहीं पता, लेकिन कोर्ट ने उसे उसकी जगह दिखा दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की तारीफ करते हुए ईडी पर तीखा हमला बोला है, तो तेवर चिराग पासवान भी दिखा रहे हैं। एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और अब उनकी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल के दबाव में नहीं आएगी, जिसे एनडीए के लिए अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान इस हलचल के केंद्र में है। इस बीच उनके बहनोई और जमुई सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें उनकी पार्टी को बड़े दलों के दबाव में लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी पार्टी अपनी अलग पहचान और विचारधारा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अरुण ने साफ कहा कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन बहुजन समाज की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। 16 मई को पार्टी की बैठक में चिराग की दलित, बहुजन, युवा और महिलाओं में बढ़ती लोकप्रियता को स्वीकार किया गया। अरुण ने यह भी कहा कि कुछ लोग चिराग को सिर्फ एक वर्ग का नेता दिखाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें बड़े और प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित करने को तैयार है। इस बीच नवादा में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने के मौके पर चिराग और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की गर्मजोशी भरी मुलाकात ने सियासी गलियारों में हंगामा मचा दिया है। इस हैंडशेक ने सवाल उठाए कि क्या चिराग एनडीए से बगावत की राह पर है। हाल ही में चिराग के पोस्टर जिसमें उन्हें सीएम फेस के तौर पर दिखाया गया और बिहार पर फोकस करने की उनकी बात ने इन अटकलों को और हवा दी। हालांकि चिराग ने तेजस्वी को छोटा भाई बताकर और एनडीए के प्रति वफादारी जताकर इन चर्चाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि चिराग का अपनी पार्टी की अलग पहचान पर जोर और सीएम फेस वाला दांव कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या चिराग सचमुच बगावत की राह पर है या ये बस उनकी सियासी चाल है। बिहार के विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग का ये दांव कितना रंग लाता है। चिराग के इस दाव से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन मॉनसून को लेकर जरूर राहत भरी खबर सामने आ रही है। इस बार मॉनसून ने 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और केरल में 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी है, जिससे किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। तो मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। देश के लाखों करोड़ों लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो समय से पहले पूरा हो गया है। मॉनसून ने समय से पहले ही केरल में दस्तक दे दी है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। मॉनसून अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब मॉनसून समय से पहले पहुंचा है। इससे पहले साल 2009 में मॉनसून ने समय से इतने पहले दस्तक दी थी। मॉनसून के आने के बाद केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। केरल में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान ने बताया कि केरल में बारिश का ये दौर जारी रहेगा। वहीं आईएमडी ने गोवा, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मॉनसून 4 दिन से देश के करीब 40-50 किलोमीटर दूर अटका था और शुक्रवार शाम आगे बढ़ा। इसके बाद आज ही तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भी पहुंचने की बात कही जा रही है। एक हफ्ते में देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों जबकि 4 जून तक मध्य और पूर्वी भारत को कवर कर सकता है। आमतौर पर मॉनसून 1 जून को केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। पिछले हफ्ते से ही केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल और कर्नाटक में 27 से 29 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा में भी आगामी 5 दिनों तक भारी से अत्यंत बारिश का पूर्वानुमान है, खासकर 25 और 26 मई को। आईएमडी का ये अनुमान किसानों के लिए अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
चिराग के साथ में खास बात यह है कि वो रोशनी कम देता है, लेकिन उसके साथ में रहने पर आग लगने का खतरा जरूर बना रहता है।